दिन है, इसलिए कई कार्यकर्ताओं के यहाँ व्रत भी होंगे, साधना यह हमारी चल रही है। उस सब में आप सबको एक केवल निवेदन है कि जब उस समय वीडियो चल रहे होते हैं तो कुछ लोगों के ये उस पे लिख देते हैं शरारती मतलब कई बार गलती से हो जाता है, कई बार तो उसको वो ना करें, क्योंकि वो पढ़ने में दिखाई नहीं देता। रेडमी है और एक अंशुमन जी हैं, ये दोनों विशेष रूप से ध्यान रखें। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हमारे अपने मास्टर ट्रेनर श्री सांबा शिवा राव जी उपस्थित हैं ही, साथ में विद्या भारती के अखिल भारतीय मंत्री आदरणीय अवनीश जी भटनागर जी भाई साहब भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। वह हमें पहले प्रारंभ उनकी भूमिका से यह होगा, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा, पर विधिवत रूप से कल के सेशन में कुछ फीडबैक आए, जो एक फीडबैक फॉर्म आपको प्रतिदिन मिलता है, उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं और कुछ प्रश्न होते हैं कि आपको ये सत्र कैसा लगा या फीडबैक। तो उस फीडबैक फॉर्म को पहले अपन देख लें, तो जिससे बाकी को ध्यान में आता है कि इस प्रकार से फीडबैक हमने देना चाहिए। हम लोग सहभागी हो चुकी पूरे सत्र में, जब तक आपस में सहभागी नहीं होंगे आनंद आएगा नहीं। इसलिए सर्वेश जी एक बार कल के सेशन की फीडबैक दिखाएं। सर्वेश जी जी भाई साहब, जी जी भाई साहब, स्क्रीन शेयर कर लीजिए। जी सभी को नमस्कार। कल के तीनों सत्रों में 19 राज्यों से सहभागिता रही है और जो कल के कुछ चुनिंदा जो हमने आज फीडबैक लिए हैं, इतना समय नहीं है कि पूरे हम आपको फीडबैक बता सके, लेकिन कुछ मुख्य हैं। ये लिखते हैं पुष्पा दीदी अजमेर राजस्थान से, मे बी इट इज बेनिफिशियल फॉर अस एंड इम्प्रूव अवर कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश लैंग्वेज। और राजेंद्र कुमार जी जसपुर छत्तीसगढ़ से, आपका कहना है ई पाठशाला की ओर से अच्छा प्रयास है सिखाने का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनीष देश पांडे, आप देवगिरी महाराष्ट्र से हैं, आप लिखते हैं इट विल डेफिनेटली हेल्प अस टू इम्प्रूव इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। इसी प्रकार कल्याण सिंह बालाजी का कमेंट आया है, ये राजसमंद राजस्थान से है, आपका कहना है शिक्षकों द्वारा बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। अशोक कुमार जी पंडा, आप ई पाठशाला के सक्रिय सदस्य हैं, या आप भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं, आप कहते हैं कि इट इज वेरी नाइस कंटिन्यू टिल लास्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू जी मलेरकोटरा पंजाब से, आप कहते हैं स्पीच इज वेरी इम्प्रेसिव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार आपके सुझाव हमें मिलते रहेंगे और आशा है आपके सुझाव भी हम आगे सम्मिलित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद सर्वेश जी। निश्चित रूप से ये जो टाइपिंग मिस्टेक दिख रही है मुझे इसमें, तो ये आपकी ओर से है कि वहीं से हुई है, मतलब ये ऐसा वहीं से प्रश्न? बैठा कुछ। अच्छा, तो आपने बिल्कुल छेड़खानी नहीं की है, जी, पर ठीक है, एक आध दो कोई स्पेलिंग बहुत एक आध ज्यादा, हो गई। हाँ जी, उसको ठीक कर लीजिए। जी जी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न कल से होंगे, आज के सत्र में कोई प्रश्न होंगे, तो वो भी यहाँ आएंगे और मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा उन प्रश्नों का समाधान होगा। इसलिए कृपया सब लोग जो है फीडबैक फॉर्म अवश्य भरें। ये जो अन्य की आवाज आ रही है, को होस्ट उसको म्यूट करते जाए। दूसरा, हमारी दूसरा जो भाग है इसका, स्टोरी, हम एक स्टोरी सुनेंगे और उसमें स्टोरी का शीर्षक क्या होगा, और जिनको पहले तुरंत ध्यान में आता है वो स्टोरी को, शीर्षक को बताएंगे, और उसमें कोई ऐसे अच्छे शब्द जो यूनिक आपको पकड़ में आए हों, ऐसे शब्दों को भी चैट बॉक्स में ये लिखते जाएंगे। अर्शिता, स्टोरी, अर्शिता ऑन कीजिए। Good morning, everyone. So, here's the story. There was a pool in the Yamuna. In that pool, a cobra named Kalia lived. The water of Yamuna always boiled with the heat produced by the poison of that cobra. Even the birds flying over that pool, being scorched, fell into that pool. The men and the animals who drank its water died immediately. God manifests himself for the destruction of the wicked.
Lord Krishna noticed that the poison of that cobra was terribly spreading, and because of it, the water of Yamuna was polluted. He thought that he should free the inhabitants of Vraj and also Yamuna from the fear of this cobra. Thinking so, Lord Krishna climbed a high kadamba tree and jumped into that poisonous pool. When the cobra named Kalia saw that someone had entered its pool, it, being provoked, stood face to face with Lord Krishna. It saw that a swarthy, lovely boy was standing before it. On his chest there was a mark of Srivatsa. He was playing merrily in the poisonous water fearlessly. This action enraged the cobra. It gripped his body very tightly from all sides. When the cowherds and cowherdesses saw that their most loving Sri Krishna was gripped tightly by the cobra, they were at the door of death. There was an incessant flow of tears in their eyes. Mother Yashoda prepared to jump into the pool for her darling son, but gopis stopped her from doing so. Being gripped tightly by the cobra was nothing but only the Lord's pastime. When Sri Krishna perceived that all the people were sad, he expanded his body, which caused the body of the cobra to break. It, then having freed Sri Krishna from its clutches, began to hiss out of anger. Its anger flamed out. Lord Krishna, while playing with it, began to maneuver. The cobra also applied its tactics and maneuvered to sting and hurt him. All of a sudden, Lord Krishna, having jumped, rode the hood of the cobra and began to dance. The cobra had 100 hoods. Whichever hood the cobra raised, Lord Krishna crushed it and the hit of his feet, and it began to vomit out blood from its nostrils. Every organ of its body got totally exhausted and tired. Now it remembered Lord Narayan, the primeval perceptor of the world. Seeing this condition of the cobra, its wives started eulogizing the Lord. The cobra named Kalia, also eulogizing Lord Krishna, said, O Lord, we are wicked and very angry beings by birth. We are being deluded by your divine potency. You are the prime cause of our nature and Maya. We seek refuge in you. Kindly shower your grace on us or punish us as you please. The Lord, having forgiven it, sent it to the Ramanak island and made the water of the Yamuna poisonless and sweet like nectar. Finding Sri Krishna among themselves, the inhabitants of Vraj, who had become almost lifeless without him, regained life. Thank you. धन्यवाद अर्शिता। बहुत अच्छे आप सब लोगों ने चैट बॉक्स में लिखे हैं, उसके टाइटल लिखे हैं और साथ में जो अच्छे शब्द आपको ध्यान में आए हैं उन वर्ड्स को आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप सभी को बहुत बढ़िया शुभकामनाएं। और सीधे ही सत्र को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच में विद्या भारती के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय अवनी जी भाई साहब जुड़े हुए हैं। उनका आशीर्वचन हम प्राप्त करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू हमारा सेशन शुरू होगा। आदरणीय सांबा शिवाराव जी इसके बाद हमारा सत्र प्रारंभ करेंगे। आदरणीय अवनी जी भाई साहब। सभी को नमस्कार। आदरणीय सांबा शिवाराव जी को भी प्रणाम करता हूं। वे हमारे सत्र के गुरुजी हैं। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है क्या राकेश जी? एकदम भाई साहब, एकदम स्पष्ट। तो आनंद की बात है कि पाठशाला में अपनी ये स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस प्रारंभ हुई हैं। मुझे राकेश जी ने कहा आशीर्वचन देने। अभी मैं इतना वरिष्ठ नहीं हूं और जहां सांबा शिवराव जी जैसे वरिष्ठ शिक्षक हमारे उपस्थित हों तो आशीर्वचन देने की तो मेरी स्थिति नहीं है।
परंतु सभी जो प्रतिभागी इसमें जुड़े हैं उन सबको शुभकामना। मैं अभी पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट देख रहा था अपनी स्क्रीन पर, तो ध्यान में आया कि अपने बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं। इसके साथ जुड़ना ये वास्तव में बहुत आनंद की बात है। कहते हैं सीखने का क्रम कभी समाप्त नहीं होता, शिक्षक आजीवन विद्यार्थी रहता है, ऐसा हम लोग अपनी बातों में कहते सुनते हैं। तो मुझे इस बात का बड़ा आनंद हो रहा है कि हमारे अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता मैंने नाम देखे हैं, और मुझे ध्यान में आया कि वे लोग जिस रुचि के साथ इस सारी प्रक्रिया में जुड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि यह जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, ये साथ साथ चलने वाला है। तो सभी को शुभकामनाएं इस अच्छी चीज के साथ जुड़ने के लिए। दो बातें अभी इतनी देर में मुझको ध्यान में आई हैं। एक तो चैट बॉक्स में आप लोगों ने जो हमें मैंने भी देखे, चैट बॉक्स में आप लोगों ने इस स्टोरी के कुछ शीर्षक टाइटल्स आप लोगों ने सजेस्ट किए हैं। एक बात आप सब लोग अगर आप देख रहे होंगे तो ध्यान में आई होगी, कुछ चीजें हमारे मन में पहले से बैठी हुई होती है। द स्टोरी नरेटेड बाई अर्शिता वाज अबाउट कालिय मर्दन। तो मुझे लगता है कि शायद अधिकांश कालिय मर्दन, कालिय दहन, कालिय मर्दन बाई श्री कृष्ण जी आदि आदि ही टाइटल उसमें है। ये कथा चूंकि हमारी पहले से मस्तिष्क में बैठी हुई कथा है, इसलिए लगता है कि ये सबसे सूटेबल इसका हुआ है। परंतु मुझे लगता है कि इसमें कुछ नयापन अपने को विचार करना चाहिए। मैं कोई आपको ना तो ये कह रहा हूं कि आपने गलत दिए हैं, न ये कह रहा हूं कि ये होमवर्क है आप नए सोच के लाइए, परंतु मेरा निवेदन है कि भाषा का विकास, इसके लिए आवश्यक है कि हम भाषा में नए प्रयोग भी करें। कालिय मर्दन तो यह हमारी पौराणिक या हमारी जो श्री कृष्ण कथा में हम देखते सुनते हैं उसका हमें ग्रहण किया हुआ है। अब जरा सोचिए कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति को यह बताना है जो हिंदी बिल्कुल नहीं जानता, वो कालिय नहीं जानता, वो मर्दन यानी नहीं जानता, तो हम उसे कैसे एक्सप्लेन करें? मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति इसको हमें बताना होगा, तो कैसे बताएंगे? भारतीय नहीं है, उसे तो कालिय मर्दन और श्री कृष्ण कथा भी नहीं पता। तो ऐसी स्थिति के लिए हमारे पास कौन सा ऐसा बिफिटिंग शब्द या शब्द समूह हो सकता है जिससे यह कथा उसको स्पष्ट हो जाए? मेरा कहने का आशय ये नहीं कि आप इसका ट्रांसलेशन कर दीजिए, कालिय मर्दन का कोई आप अंग्रेजी शब्द चुन लें, क्योंकि कालिय भी कोई शब्द अंग्रेजी में नहीं हो सकता और मर्दन के लिए भी कोई शब्द नहीं है। मर्दन को आप अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो मर्दन के लिए शायद अंग्रेजी में शब्द मसाज मिले, तो मसाज तो नहीं कि आपका श्री कृष्ण जी ने उसका। इसलिए हम इन शब्दों को कैसे, यानी ये स्टोरी सुनाने का उद्देश्य केवल इतना नहीं, एक तो अच्छी बात यह है कि उसमें से कुछ नए शब्द अपने को ध्यान में आते हैं। उन नए शब्दों का उच्चारण कैसे होता है? जितना महत्व लिखने में स्पेलिंग का है, उससे अधिक महत्व बोलने में उच्चारण का है। विशेषकर अंग्रेजी में, यानी अन्य किसी भी भाषा में, हिंदी या संस्कृत में नहीं है ऐसा नहीं, परंतु किसी भी भाषा में उच्चारण बदल जाने से अर्थ भी बदल जाता है। आप जरा सोचिए, वर्ड को अगर बर्ड बोलें तो वर्ड क्या है और बर्ड क्या है, अपने को ध्यान में आना चाहिए। सॉक्स आप पहनते हैं, जुराब या मोजे कहते हैं जिनको, और शॉक्स वो क्या चीज होगी? तो शब्द बदलने से, उच्चारण बदलने से शब्द बदल जाएगा और शब्द बदलने से अर्थ बदल जाएगा। इसलिए एक बात, जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो यह आवश्यक है। हमारी एक बहन ने अभी चैट बॉक्स में लिखा और बाद में फीडबैक में भी सर्वेश जी ने पढ़ा, मे बी इट विल इंप्रूव अवर कम्युनिकेशन स्किल। हम स्पोकन इंग्लिश या कोई भी भाषा क्यों सीखते हैं? भाषा का तो अर्थ ही है जो भाष किया जाए, बोला जाए। भाष जो क्रिया है जिससे भाषण, सुभाषित आदि शब्द बने, तो भाष यानी तो बोलना ही। तो हम यदि भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो यह वास्तव में स्क्रिप्ट यानी लिपि का पर्याय नहीं है। इसलिए स्पोकन इंग्लिश, इसका अगर उद्देश्य है हम सब लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। हम कहते हैं कि कोई भी भाषा पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, 4 प्रकार से उसकी जांच होती है। लेकिन
अपने यहाँ जो शिशु वाटिका में बताया जाता है, जरा उस बात को ध्यान कीजिए। सबसे पहले बच्चा किसी भी चीज को सुनता है, सुनने के बाद बोलता है, बोलने के बाद पढ़ता है और पढ़ने के बाद लिखता है। अब इसका क्या अर्थ है जरा सोचिए। बहुत बार हम लोग सुनते हैं ऐसे बच्चे जो सुन नहीं पाते, जन्मजात जिनके श्रवणेंद्रिय काम नहीं करती, सामान्य भाषा में जैसे हम बेहरा ऐसा बोलते हैं, जो सुन नहीं सकते, वे बच्चे बोल भी नहीं सकते। कारण क्या है? क्योंकि वो सुनते नहीं, इसलिए उन्हें यह भी पता नहीं कि बोलना कैसे। उच्चारण करने की विधा वह अपने माता या पिता या जो उनके साथ सामने बोल रहे हैं उनके लिप लैंग्वेज से ही बच्चा सीखना शुरू करता है। ऐसा एक सामान्य बात है। इसलिए सबसे पहले सुनना यह अभ्यास होगा। लिखने के अभ्यास के लिए पढ़ना आवश्यक और बोलने के अभ्यास के लिए सुनना आवश्यक। हम जितना अधिक सुनेंगे उतना हमारा स्पोकन पार्ट यह और मजबूत होगा, क्योंकि नए शब्दों की जानकारी, शब्दों का उच्चारण, उन शब्दों का प्रयोग कहाँ करना, किस स्वरूप में करना, क्योंकि कई बार एक ही शब्द के अलग अलग स्थानों पर अर्थ बदल जाते हैं। फादर कामिल बुल्के की जो डिक्शनरी है उसमें RUN रन इसके 827 अर्थ दिए हुए हैं। अब प्रश्न यह है कि आप वहां कौन सा वाला उपयोग कर रहे हैं, है ना? या बहुत बार मैं कहता हूं, आपके यहाँ नए प्रधानाचार्य जी ने स्थानांतरण के बाद कार्यभार ग्रहण किया तो आप अंग्रेजी में बोलते हैं चार्ज लिया उन्होंने। आज नए प्रिंसिपल साहब ने चार्ज ले लिया। यही चार्ज जब फिजिक्स में पढ़ाया जाता है तब आप उसे धन आवेश और ऋण आवेश बोलते हैं। यही कभी उन प्रधानाचार्य जी के या जो अधिकारी हैं उनके साथ आपकी कोई खटपट हो जाती है और वो आपको जब कोई आरोप पत्र देते हैं तो आप उसे चार्ज शीट बोलते हैं। पुलिस लाठी चार्ज करती है, आप मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करते हैं। चार्ज एक ही, स्पेलिंग एक ही है CHARGE, लेकिन चार्ज हर स्थान पर बदल जाता है। तो हम कौन से अर्थ में किस शब्द का उपयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कम्युनिकेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए। एंड वी पीपल आर द लीडर्स ऑफ आवर टीम, so naturally while we try to understand the proper use of the word, use of the verb, use of the noun, and its use in the sentence, how sentence framing is necessary, because when we start speaking anything we have to make the sentences in our mind. During that period the selection of the proper word is very necessary, the selection of the proper form of verb is very necessary. Although what we see today, the spellings are not taken care of. Generally what happens, the people who write, because of this mobile and WhatsApp and all these media slangs that word has generated, slang is, it is not a proper language, the spelling is not taken care of. So this slang is now destroying our spelling skills. So is the case with the pronunciations. While we speak something, we don't take care of this. So unless we have to take care of the spelling skills while writing, we have to take the similar care in respect of the pronunciation of the word. Although spelling is not necessary there, but the pronunciation of the word is very important while we speak out. So spoken English is nothing but our practice of hearing first, listening first, and then speaking it out. It is a method of expression. Whatever language we use, let it be English, let it be Hindi or Sanskrit or any other Indian or foreign language. But ultimately, we have to be very careful in selection of the words and its proper pronunciation, because with the change of the pronunciation, even if a minor change is made, the real meaning of the sentence or real meaning of your communication will change. So we have to be very careful. I'm not just preaching you because I'm not in that position. Ultimately, because in this group, because all our senior people have joined, it is our duty
to make our juniors in the system, in our Sangathan, that they should also be careful about these things. So I wish best of luck to all of you. I should not take much time. Rakesh has asked me to finish my this communication within 5 minutes. So there is sufficient time for you to start and learn everything. I think every person is eagerly waiting for the speech of माननीय संबा शिवराव जी to start. सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं देते हुए और आप सबको नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। बहुत आनंद आया आपका विषय सुनकर। निश्चित रूप से भाई साहब का स्नेह लगातार ई पाठशाला को मिलता रहा है और विद्या भारती ई पाठशाला की जो संरक्षक टीम है उसमें आदरणीय भटनागर जी भाई साहब जुड़े हुए हैं और वह बीच बीच में हमारे बीच में यहाँ पर सत्रों में रहने वाले हैं। आप सीधे ही संबा शिवराव जी भाई साहब अपना विषय प्रारंभ करेंगे, उसके पहले कुछ सूचनाएं। केवल आप डायरी पेन लेकर बैठे होंगे, आपको कोई डाउट्स हो तो लिखते जाएंगे। आखिरी में जो क्वेश्चनिंग सेशन होगा उसमें हम उन डाउट्स को पूछेंगे और कोई प्रश्न हो, कोई अन्य कोई सुझाव हो तो उनके लिए अंत में 10 मिनट मिलेगा। आदरणीय संबा शिवराव जी भाई साहब। संबा शिवराव जी भाई साहब। धन्यवाद राकेश जी। जी ना, सुनाई दे रहा है ना? जी बिल्कुल स्पष्ट है, स्पष्ट। Okay, so welcome to third day session. I should respectfully honor Sri Avanish Bhatnagar ji. इतने भी बोले हैं, and it is applicable to each and every session, every person, individual. And why we are sparing our time here, valuable time, to learn something, to communication skills, how we have to learn. Yesterday we have started, and introductory things we have learned. And today I shall repeat some of those things which will be useful for us for today's session. Okay, I told to you that we learn communication skills in 4 sections. First one is phonology. Phonology is the first one. Second one is semantics. S-E-M-A-N-T-I-C-S. Then the third one is syntax. S-Y-N-T-A-X, syntax. Fourth one is pragmatics. P-R-A-G-M-A-T-I-C-S. So this is what we call, every language is a set of sounds, I told to you. These are important statements that you can note it down. Whenever you want to say something about English, you can use these sentences directly. So every language is a set of sounds, and the section which deals with the English sounds is known as phonology, phonetics, isn't it? So these are called, individuals are called phonemes, and the sound combinations which give meaningful words is known as semantics. How words mean, as Avanish ji said, meaning of the word is very, very important. And contextual meaning, in particular context, how it is used. A word, the accent is very important, and the stress is also very important. Conduct. Suppose we stress in the first syllable, the meaning will be different. Suppose you stress the second syllable, the meaning will be different. Like that, accent, stress, and all these things will be taken into consideration when we communicate to others. Then that is known as mean, means, and meaning. Mean, means, and meaning. That comes under semantics. When I say something, I should mean something. If I mean something, you should understand the same meaning. If I can communicate properly, it is a semantics. If you understand the same meaning, which I intended to tell to you, whole of this comes under semantics, word and its meaning. And the third one is syntax. Syntax is making of sentences. And every word, a sentence is a unit of a language. Whenever the word is used in a particular sentence, that is known as that can communicate to you in a complete meaning. A sentence has a structure. A structure is grammatically framed. A sentence has complete meaning. A sentence has a word order.
A sentence, you can write it down. A sentence is a sentence. Can you write a sentence? A sentence is a string of words. A sentence is a string or group of words. A sentence gives a complete meaning. A sentence gives a complete meaning. A sentence has a word order. Word order. W-O-R-D, word, O-R-D, order, word order. A sentence has a structure. S-T-R-U-C-T-U-R-E, structure. A structure is grammatically framed. A structure is grammatically framed. Suppose you can, for example, you can say, this is a book. This is a book. And a punctuation mark also should be put at the end of the sentence, and a sentence should begin with a capital letter. So like that, a sentence is written like this, a sentence. And I told you about, this is what we call syntax. Syntax deals with the grammatical part of the sentence. And we go directly to the pragmatics. When the pragmatics is the special branch of this section of this sessions. That is what we call, yesterday also I told you, the use of English, using of English, not knowing of English. We know many sentences, we know much of grammar, we might have written many examinations, passed so many examinations and getting degrees. But unless and until it is used in a particular context, that comes under pragmatics. Pragmatics is nothing but utterances, a group of utterance. Before sentence, we have to utter certain words, utterance. Then these utterances are with minimal grammar or no grammar. Suppose I say, come here. There is no grammar sanction for this. Go there. Switch off. Switch on. These are certain types of propositions. We propose certain things. They can be negated. They can be accepted. Suppose somebody does it. Then we say, it is a yes, I shall do it. Yes, no. So like this, spoken language is spoken in short forms, short utterances. These are called utterances. And I told you what is the difference between an utterance and a sentence. A sentence is has got a linguistic form. A sentence is a linguistic form. An utterance is a spoken form, communicative form. A sentence is context independent. Without context, we can learn English sentences. But an utterance is a context-based, context-dependent. An utterance is context-dependent. An utterance is minimal grammar or no grammar. We can do that. Then, a pragmatic approach. An utterance is a performance. And a sentence is a linguistic competence, a competence, C-O-M-P-E-T-E-N-C-E. So when we know grammar, when we know vocabulary, when we know English, when we read English, when we write examinations, it is increasing your competence. But you have to put into performance. Here in these sessions, we are going to put all your knowledge into performances. That is the purpose of conducting these sessions. Whatever the knowledge that you have gained through reading books, through writing something, examinations and all those things, we are putting all those things into practice. That is what we call making sense of a reference. Making sense of a reference. This is how language is learned. Language is learned in social groups, like family, like peer groups, peer learning. 2-4 बच्चे ऐसे बैठते हैं गप्पटबाजी करते रहते हैं ऐसा लैंग्वेज आता है लैंग्वेज इज लर्नड इन पीर ग्रुप्स लैंग्वेज इज लर्नड इन फैमिली लैंग्वेज इज लर्नड इन सोशल ग्रुप्स informal talk so how the language is learned there you don't need grammar you don't need big sentences you don't need that performance that increases your competence but you have to put into performance here. So that is known as pragmatics. This is another section of English which is very important for us in all these days. I shall be using these technical words on and off so that you can understand what is pragmatic.
Yesterday also it was some difficulty in understanding these pragmatics and utterances and performances and grammar independent. What I am expected to tell to you. What do they say something? And functional aspect of the grammar. We are not going to learn grammar in a formal way. Tenses, direct, indirect speech, active, passive voice, all these things we have already learned in our classes. What we are going to do is, what is the using, how to use them in passivization, relativization, WH pronouns. All these we learn, but functional aspect we learn. Functional aspect of grammar. You can note it down. Formal grammar, your own classes are some 13 to 14 years. You might have learned English in writing examinations, but here we go with the functional grammar. Whenever I say a noun, I want to say the functional aspect of noun, the functional aspect of verb, isn't it? So functional grammar we learn here, using of the language we learn here, and phonology is learned here, stress, intonation, pitch. Pitch is also very important. Suppose when you ask a question, the pitch should be like that only. Suppose you made a declaration, maybe an assertion, maybe a negation. Yesterday I told you declarations, declarative sentence. I'm not talking about declarative sentence. I am talking about declarations, positive, negative, positive declaration, negative. I say yes, this is a positive declaration. Suppose I say no, it's a negative declaration. Okay, accepting. No, I don't want. This is a negative. So that is what we call your emotions, your feelings, your expressions, your contextual wise and reference wise. These are going to be considered here. We are not going to write any examination. Any preparation is not going to be. Every day is a learning day. Every day is a speaking day. Every day is a communication day. As long as you communicate, or if you don't communicate, you can't perfect this, because this is a skill. This is not knowledge. Skill is something different, isn't it? This listening is a skill. Listening and understanding is a skill. Speaking is a skill. Reading and understanding is also a skill. And writing is also a skill. So language is a skill, you can say. Language is a skill. So this is to be practiced. In these sessions, we are going to practice all these things. And yesterday, I told you about, and I want to tell you something, 2 words I want to give you. Like, you write that like, L-I-K-E, like. And one more word I would like to give you, would, W-O-U-L-D. So we can make some propositions by using these words. I like, you can write it down. I like. I would like. I would like to take. I would like to take milk. I like, this is one proposition. I would like, this is another proposition, we are extending it. I would like to take milk, it's another proposition. Would you like? This is again a question. What would you like? This is another proposition. Would you like to take tea? Would you like to take coffee? Would you like to? No grammar is needed here. Straight away you can use. This is a proposition. अभी कोई घर में आता है, अपन पूछेंगे उनसे. What would you like? What would you like to take? Would you like to take tea? Would you like to take tea? Would you like milk? They may say yes, no, something like that. So the proposition, you have to make some propositions by using like and would. After the session, you can post them in the chat box, whatever the propositions are made. भाई आपके घर में कोई आया तो उसके पूछेंगे उनसे. Would is more polite way of asking. Can also we can use. Will also we can use. But would is most polite. Would and would are more polite way of asking. Would you like tea? Would you like coffee? Would you like milk? Water? I want some water. So you make some propositions by using these 2. Straight away, I shall go to today's class, that is grammar. Today we are going to learn something about word classes. Previously, we used to learn as parts of speech.
There are 8 parts of speech in English. This is formal way of learning. And we are learning them as groups, word groups or word classes. First word class is number 1, noun, number 2, pronoun, number 3, adjective. This is first word class, W-O-R-D word, C-L-A-S-S class, word class. Number 1, noun. Number 2, pronoun. Number 3, adjective, A-D-J-E-C-T-I-V-E, adjective. The second word class or second group is verb, adverb, V-E-R-B, verb, adverb. This is second word class. Third word class is connectives, C-O-N-N-E-C-T-I-V-E-S, connectives, prepositions, conjunctions, determiners, D-E-T-E-R-M-I-N-E-R-S. What are determiners? We will learn later. Prepositions are connectives, conjunctions are connectives, determiners are connectives. So all together we have made the 8 parts of speech into 3 groups, 3 word classes. First word class is known as noun family. Second word class is known as verb family. Third word class is known as connectives. So we have made these 8 parts of speech into 3 groups. Noun, what is a noun? All names are nouns. I am not going to formal definition and I am not going to teach any grammar now. This is universal grammar. Every language has got noun. Hindi mein sanya. All languages are having nouns. This is universal. And every language has got verb, kriya. And whatever that word which is used instead of a noun, instead of I-N-S-T-E-A-D, instead of saying noun again and again, we use pronouns. Pronouns are used instead of nouns. He, she, it, they. These are all pronouns. And WH pronouns are also there. Yesterday we have seen what, why, how. This is the reason. What, why, how. WH-A-T, what. WHY, why. And how, HOW, how. Where, 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 place. WHEN, when, time. WHICH, which, kind. So these are called WH pronouns. What, who, whom, whose. WHO, who. WHOM, whom. WHOSE, whose. This is regarding persons. So the WH pronouns have got 2 usages. First one is interrogation. For asking questions, we use these WH pronouns. And relativization. What is that also we will learn later. Relativization. R-E-L-A-T-I-V-A-S-A-T-I-1. This is the place where I lived. This is the person whom I wanted. I am not putting the WH pronoun in the beginning. When you make a question, you put that in the what is your name? This is interrogation. Isn't it? The second one is relativization. Related. These WH pronouns has 2 usages. First one is interrogation. The second one is relativization. That we will learn later. Okay. Then the third one is adjective. A-D-J-E-C-T-I-V-E. And it qualifies a noun. विशेषण जिसको कहते हैं, qualifies. Suppose a green leaf. Leaf is a noun. Green is an adjective. Good boy. Boy is a noun. Good is an adjective. Like that, many adjectives are there. Adjectives qualify nouns. Pronouns are used instead of nouns. Nouns are names. These are the shortest definitions of grammar, keeping in view of the functionality. These adjectives have degrees of comparison. Suppose you take bad. What is other degrees? Bad, worse, worst. Good. What are the other degrees? Good, better, best. You can learn some 20 to 30 adjectives you take and write all the positive degree, comparative degree, superlative degree. Like that, adjectives have degrees of comparison.
And on some other day, we will take some other groups. Today, we have completed one group, that is noun family or word class. First class we have completed, and directly we are going to the yesterday's session. Yesterday's session, we have studied something about I am not, am I, what am I? Introduction part we have completed. We are not, are we, what are we, where are we, how are we, why are we, like that. Then you are not, are you, what are you, where are you, how are you, like that. He is not, is he, what is he, where is he, how is he. She is not, is she, what is she, where is she, how is she. It again, it is not, is it, what is it, where is it, how is it. This construction we have completed yesterday, and you have to get the practice of all these things. And today we are going straight again to progressive tense. Progressive tense, you can write it down. Progressive or present continuous. Progressive tense or present continuous tense. In this, ing forms or V4 forms are used. You can write some eat, eating, drink, drinking, speak, speaking, go, going. These are the base forms, and we are writing the continuous forms. Go, going, speak, speaking, watch, watching, WATCH, watch, and watching. So straight away we are bringing them to this structure. I told you yesterday, I am. You can add eating. Because from morning to evening, we will be doing so many things. Present continuous tense is very useful tense. So I am eating. What is the negative? I am not eating. What is the interrogative? Am I eating? And if you use WH pronoun, what am I eating? Then we use we. We are eating. We are not eating. Are we eating? What are we eating? You are eating. You are not eating. Are you eating? What are you eating? Plural also you can do. So you can be used singular and plural. You are eating. You are not eating. Are you eating? He is eating. He is not eating. Is he eating? What is he eating? She is eating. She is not eating. Is she eating? What is she eating? It is eating. It is not eating. Is it eating? What is it eating? They are eating. They are not eating. Are they eating? What are they eating? So like that, I have completed all these three persons. First person singular, first person plural, second person singular, second person plural, third person singular, third person plural. So all languages take place in these persons only. Instead of eating, you can write speaking. I am speaking. I am not speaking. Am I speaking? What am I speaking? Like that, you have to practice speech. You know these structures very well, you know, but you should know how to practice them so that you can practice continuous tense. From morning to 24 hours, you can take. Suppose it is 10 o'clock or 11 o'clock. From 11 o'clock to next day 11 o'clock, what are the things that you will do? You write in continuous tense. I am eating, eating, sleeping, drinking, going, coming, watching TV, isn't it? Going to bed, waking. So all the 24 hours continuous tenses you can write, and you can use them in negatives. You can use them for questions. You can use them for assertions. You can use them for negatives, negative declarations. So this is how it is practiced, and you can put them into practice tomorrow. What are you doing? Where are you going? Isn't it? Whom do you, who is coming? Like that, the present continuous tense we have completed today. Yesterday we have completed introduction part, isn't it? So here I close my this presentation. If anybody wants anything, you can ask me.
राकेश जी, जी 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 भाई साहब। वो लोग कुछ पूछने गए तो पूछ हाँ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है आदरणीय समरसेवक जी सब ने जो हमें बताए हैं, कोई क्वेश्चन हो इस विषय पर तो हम लोग अपना अनम्यूट करके वो प्रश्न पूछ सकते हैं, अथवा चैट बॉक्स में भी हम इसको लिख सकते हैं। अनम्यूट करने का ऑप्शन मैंने ऑन किया हुआ है। आप अनम्यूट करके कोई प्रश्न हो तो वह, अथवा जी हिमांशु जी। Good morning, sir. Just you have told about the word classes, that is parts of a speech. I have learned somewhere that is form classes. I want to know what is form classes. Actually, is it word classes or something else? Word classes is correct. Word classes, word class, word groups. Word classes are word groups. This is modern English. And what is form classes? Just I want to know. Form classes, that is a different forms. Words can be in different forms. Verbs. It is not like that. Is it a word class automatically? Form class. Okay, thank you. Any more question? कोई और प्रश्न हो? अनम्यूट कीजिए। मुझे लगता है झिझक है, संकोच है हम लोगों को। जी 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 सर। हाँ बोलिए। What is the difference in formal grammar and functional grammar? Formal grammar, which you have learned in the class, direct, indirect speech, how to convert active passive to passive voice. All for that practice, you made certain sentences. But when you want to use for application part, that is functional grammar. Suppose I do it for passivization, passivization. I told you, what is passivization? The president distributed the prizes. This is what we call, it is an active voice, isn't it? What is the passive voice? Prizes were distributed by the president. What is passivization? Prizes were distributed. This is in reporting, we use it. This is application part, functional part. Using it. We have learned grammar formal part for practice. Rama killed Ravana. Ravana was killed by Rama. This is what practice you are doing in formal grammar. No Ravana is there, no Rama is there in our application part. Already it has happened once. रट करने से क्या होता है, उसका उपयोग नहीं है। जब फॉर्मल ग्रामर सीखते हैं उसका कैसा यूज करना है, आगे जाके उसका यूज क्या है अपने इंग्लिश में, वो है फंक्शनल पार्ट। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया है, एग्जैक्ट समस्या जी। हाँ बोलिए ना। एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया है। एक नहीं है ना, आया है चैट बॉक्स में एक नया क्वेश्चन है। हिंदी में बोलो करके बोल रहे हैं वो। खोल के ओपन कर लीजिए, ओपन खोल लीजिए। हाँ हिंदी में। हेमराज गुर्जर जी, केवल आपको निवेदन है कि आपको अगर ध्यान नहीं आ रहा हो, चूंकि अपन ने ये 3 सेशन बनाए, 3 ग्रुप बनाए हैं। ये जो सुबह 9 से 10 का है, ये एक्सपर्ट जो है इंग्लिश में या थोड़ा बहुत उनकी जो उन्होंने वो जो पंजीयन फॉर्म में लिखा था उसके हिसाब से ये इस कारण ये इंग्लिश में सेशन चलेगा। जो 3 से 4 है आपको मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, तो आपको 3 से 4 की आईडी हम दे देंगे। अगर आपकी वीक है बहुत इंग्लिश तो हिंदी में वहां चलेगा। ये पूरा इंग्लिश में चलने वाला है सेशन, और आप थोड़ा ध्यान लगाकर सुनेंगे तो बहुत कुछ चीजें क्लियर हो सकेंगी। हेमेंद्र जी आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। बाकी दूसरा भाई साहब ने कुछ प्रैक्टिकल आज जो बताए हैं, कुछ वाक्यों को जो है आप अपने चैट बॉक्स में जो है बनाकर अभी सेंड कीजिए, थोड़ा हम लोग अभ्यास करें। भाई साहब एक होमवर्क दीजिए जो है चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में हम लिख सकते हैं, हमें कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। चैट बॉक्स में लिखिए। कोई अनम्यूट करके भी बोल सकता है, अपने से इंटरैक्ट कर सकता है।
जब तक बोलेंगे नहीं हम, यस आई एम वॉचिंग टीवी, सुधीर कुमार जी लिख रहे हैं, ठीक है, करेक्ट है। बोल भी सकते हैं कुछ सेंटेंसेस। अनम्यूट कर लीजिए, इसका सुधीर जी तीन अनम्यूट कर लीजिए जी। नॉट वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी, ऐसे शी इज वेरी स्ट्रांग। कंटिन्यूअस टेंस यूज कीजिए, कंटिन्यूअस टेंस। आज का लेसन जो है कंटिन्यूअस का। आई एम रीडिंग अ बुक, ए आर्टिकल। I am playing. I am attending online class. Full stop लिखिए, punctuation. I am playing. I'm I am- not playing. Am I playing? हाँ, Who is playing? playing. What am I? WH pronoun के साथ में So, for example, I'm listening to you right now. Very good. I'm reading. All others I are am other. reading. I am hearing. I am reading. Yes. And in Full stop. interrogative, am I reading? Full stop लिखिए. Am I reading? What am I reading? चार Yes, sir. बनाइए. What are you reading? जी जी What are you reading? Yes. What are you reading? Very good. Where are you going? I am eating. Like I would like. I would like to take milk. Would you Yes. like to take Wonderful. coffee? I'm sitting Would you here. like to take milk? These are the I'm several sitting in my room. sentences Wonderful. Wonderful. which we These are the sentences in That is what we call continuous form. Okay. Continuous form. In that also you can make prepositions. Okay. Prepositions and continuous form. Would you like to take tea? Very good. And would you like to take coffee? Would you like to take milk? what would you like to eat? Very good. Very you are What would you instructing. like to eat? Are you instructing? Yes. What are you instructing? Okay. Would you like to inform me? Very good. I would like to inform you. Yes, sir. I would like That was to inform interrogative part. you. Yes, sir. I would like to tell you. I Yes, would a like to gardener is play. watering the I plants. would like to listen. Very Gardener is So watering the these are the plants. examples of prepositions. Prepositions. Very good. And one question and one answer is known as one exchange. One question and one answer is known as one exchange. You can develop this conversation up to 3 to 4 exchanges. Informal talk. आप कुछ पूछना चाहते हैं किसी से, बिठा लीजिए, उनसे बात कीजिए, इनफॉर्मल टॉक कीजिए. जब कोई घर आता है तो उनसे प्रपोजिशंस करिए. ऐसा जो है 3 to 4 exchanges you can develop this conversation. This preposition using like and would. Today's words are like and would. Every day we will be having some Sir, can more you words. please explain what is exchange? Exchange of Exchange. communication, I mean. One question, one answer is one exchange. One question, one answer. And the other question and other answer, you will be extending to 3 to 4 exchanges. Conversation can be not more than that. पूरा discussion नहीं करना है. 3-4 exchanges तक का आप कर सकते हैं. आप I like tea. Would you like coffee? I like milk. So what is the difference between exchange and discussion? डिस्कशन बहुत बड़ा हो सकता है, टॉपिक बेस्ड हो सकता है वो. ये Okay. जो ये कन्वर्जेशन है, इसमें इनफॉर्मल टॉक 3-4 विषय बताते हैं, पूरा डिस्कशन नहीं रहता. घर आए तो भी कुछ पूछ लिए, कुछ बिठा लिए, कुछ बात कर लिए, चल दिए, बस उतना ही. 3-4 exchanges, not more than that, by using like and would. Is it okay? This is how we make utterances, prepositions. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. और कोई? Adjectives qualify nouns. Adjectives are used to qualify nouns. You can write it down. Adjective, noun, pronoun, adjective. Adjectives are used to qualify. Qualify. Qualify nouns. Good. Good is an adjective. Boy is a noun. Like that.
And adjectives have degrees of comparison: good, better, best. Why you are going to market? Very good. To bring vegetables. That is one exchange. One question, one answer. और कोई? Everyone good girl. और कोई प्रश्न Today हो? we learn Sambhaji. Yes, yes. Today we learn like and would. Like use. Would have. I would have gone. Would have also you can use. Would. Horse runs fast. वैसा नहीं है. Continuous tense, only continuous tense. Don't go to simple present. Only you are yesterday we have practiced introduction. Today we are practicing continuous tense. On this only you talk. On this only you make sentences. Simple present we will take another day. Is it okay? Okay. Who is speaking? I am writing. Okay. Continuous tense you take. Some 30 to 40 verbs you can do it every 24 hours. Your speech has been laudable. Your speech has been laudable. Audible, Yes, laudable. yes. Laudable. Appreciate it. जी, appreciate. Okay, thank you. Sir, you are teaching marvelously. Is it adjective marvelously? Marvelous is an adjective. Very good. Marvelously an adverb again. When you use lee, Yeah. L-lee, you know, it becomes an adverb. Can we say it an adjective also? Marvelous. Marvelous is an adjective. Marvelous. So you are teaching marvelous or marvelously. Thank you. Thank you. You are teaching marvelously is an adverb. You are teaching is marvelous is an adjective. Is it okay? Okay. Your methodology of teaching is marvelous. Marvelous. Teaching marvelously. You are teaching marvelously is an adverb. Teaching can be used as a noun. Teaching can be used as a verb also, according to context. Is it okay? आगे चलते चलते सीख लेंगे. कोई परवाह नहीं. Okay. Anyway, we are going to be here for 10 days. 7 more days. धन्यवाद संबशिवराव जी साहब. नरेंद्र जी चाष्टा एक फॉर्म डाला है. नरेंद्र जी एक बार फिर से डाल दीजिए. I feel impressed seeing that. अवनीश जी ने भी काफी एक आंसर क्वेश्चनिंग सीट आपको डाल रहे हैं. नरेंद्र जी ने ये डाली है. ये उपस्थिति है और प्रश्नोत्तरी फॉर्म है. इसको आप खोलेंगे और इसको भर देंगे. आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इसको डाला हुआ है. उस पर भी आप इसमें भर सकते हैं. अगर ये सेशन में आप नहीं खोल पाएंगे तो इसमें अपनी उपस्थिति कर दीजिए और कुछ आज के 10 क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं. उन क्वेश्चन को हम भरें. जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा. दूसरा एक और होमवर्क संबशिवराव जी की अनुमति हो तो हमें जो सेंटेंसेस बताए हैं उनको बोलना है. 10 सेंटेंसेस जो है उसको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको सेंड करनी है. वॉइस फाइल जिसको हम कहें ऑडियो फाइल आपको 10 सेंटेंसेस बोलने हैं. हमारा अपना जो झिझक है संकोच है वो कम हो इसके लिए वो बोलकर उसको ग्रुप पर भेजना है. नरेंद्र जी उस ग्रुप को अभी एडमिन ओनली है. उसको अभी खोल दें आप 1-2 घंटे के लिए जिससे कि वो डाल सके अपनी सब ऑडियो फाइल. तो ये काम हमारा कल के लिए होमवर्क होगा. एक प्रश्नोत्तरी भरना और एक ऑडियो फाइल को जो है हमें बनाकर भेजना है. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आदरणीय संबशिवराव जी भाई साहब का बहुत धन्यवाद. जी भाई साहब. आज का जो फॉर्म दिया गया है राकेश जी, आज का जो फॉर्म दिया गया है उसमें एक प्रश्न है like and would have, but we have learned today like and would. So like there is a question like and would have. Would have also there. I would have gone. That is another what we call usage. Only you are using for preposition जो normal रहते हैं. Complex में मत जाइए. 10वां दिन जाइए complex में. Here in there is a question in the form. क्या है? आज का जो क्वेश्चन फॉर्म गया है, फॉर्म है
उस लिंक जो भेजा गया है उसमें एक प्रश्न है, लाइक एंड वुड हैव, मेक 3 सेंटेंसेस यूजिंग लाइक एंड वुड हैव। निकाल दीजिए, वुड ओनली वुड। हाँ वो उसको करेक्ट कर दीजिए नरेंद्र जी। दूसरा, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपने ऑडियो भेजिए। व्हाट्सएप ग्रुप को अगर नहीं हो तो आप नरेंद्र जी एक बार उसकी लिंक व्हाट्सएप ग्रुप की सेंड कर दीजिए नरेंद्र जी, जब तक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हम लोगों को यहाँ आ रही, जिससे हम व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएं। संभाषिवार राव जी भाई साहब भी उस ग्रुप में हैं, हम लोगों की ऑडियो सुन सकेंगे, कल उस पर चर्चा हो सकेगी, इसलिए ऑडियो जरूर भेजें। हो सकता है। और दूसरा, जी बिल्कुल उसको करते हैं। ये चैट बॉक्स की लिंक आ गई आपके पास में, इस लिंक को आप क्लिक कर लीजिए और इस लिंक को क्लिक करने के बाद आप उस चैट बॉक्स व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जहां पर आपको अपने होमवर्क यहाँ पेस्ट करने हैं। वहीं पर ये क्विज फॉर्म भी पड़ा होगा जिससे आप उसमें जुड़ सकें। धन्यवाद आप सभी का, बहुत ही धन्यवाद। सुरेश जी लिख रहे हैं टुडे क्लास वेरी क्लियर, बढ़िया। केवल गुर्जर जी आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, किन्हीं को और दिक्कत आ रही हो, हिंदी की बात हो, तो उनको 3 से 4 का सेशन है, उनकी लिंक मैं भेजूंगा। ये एक्सपर्ट्स आचार्यों की क्लास है, इसलिए यहाँ कंटिन्यू ये इंग्लिश में, बहुत सरल इंग्लिश है, कोई बहुत कठिन नहीं है, केवल हम ध्यान से अगर सुनेंगे, लिखते जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। संतोष कुमार पांडा जी लिखते हैं एक्सलेंट डिलीवरी, धन्यवाद आप सभी का। और शांति मंत्र होगा, शांति मंत्र के बाद ये कक्षा यहाँ खत्म होगी। कल ठीक 9 बजे फिर से प्रारंभ होगी, आप 10 मिनट पहले इसमें जुड़िए। आदरणीय अवनीश जी भाई साहब का बहुत धन्यवाद। आदरणीय बाकी प्रांत के जो निरीक्षक हैं जुड़े हुए, हिमांशु जी भाई साहब हैं, अजय जी हैं, नकुल जी हैं, नवीन झा जी भाई साहब हैं, सभी का धन्यवाद। इस प्रकार की कक्षा में आप जुड़े रहिए। शांति मंत्र के लिए राजकुमार जी। सावधान। शांति मंत्र स्तुति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। विद्या भारती पाठशाला की टीम की ओर से शारदीय नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। नमस्कार, धन्यवाद सभी।